खुशकिस्मत हूँ कि आज एजुकेशन की बात एक ऐसी यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ जिसकी नींव सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने रखी। आप लोगों ने कुछ साल पहले ही 150 साल मनाए हैं इस यूनिवर्सिटी के। हमारी जो पीढ़ी थी, मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रही हूँ, वो बहुत खुशकिस्मत थी क्योंकि हमको एजुकेशन का मतलब बहुत कुछ अलग बताया गया था। हमको एजुकेशन का मतलब पैसा कमाना, नौकरी करना, बिजनेस करना नहीं बताया गया था। हमको ये बताया गया था कि एजुकेशन का मतलब ये है कि हम इस मुल्क की तरक्की में शामिल हो सकें, हमारे दिल में दर्द हो उन लोगों के लिए जो लेस फॉर्चुनेट है। हमको एजुकेशन का मतलब बताया गया था ख्वाब देखना, एक ऐसे मुल्क के ख्वाब देखना, एक ऐसे समाज के ख्वाब देखना जिसमें बराबरी हो। और वो ख्वाब हमारे जो इस देश के लीडर्स थे, जो ऑर्डिनरी लोग थे, जिन्होंने 200 साल से ऊपर अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, उन्होंने उन ख्वाबों को बहुत अच्छी तरह से हमारे संविधान में पिरो दिया था, जो आज भी बहुत साफ तौर पे कहता है कि आपका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, आप औरत हो, मर्द हो, कुछ भी हो, किसी भी रीजन से आते हो, आपको इस मुल्क में बराबरी का अधिकार मिलेगा। हमको हमारे माँ बाप ने ये बताया था कि एजुकेशन का मतलब है वो हिम्मत होना जिसमें आप गलत को गलत कह सकें। जब अपने चारों तरफ देखें कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या किसी एक कौम पे, या किसी एक जाति पे, या औरतों पे, या दलितों पे, या आदिवासियों पे, या किसी के ऊपर भी अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप एजुकेटेड तभी कहलाएंगे जब आप इतनी हिम्मत कर सकें कि उसके आगे आवाज़ उठा सकें। और शायद हमारी पीढ़ी ने, बहुत सारे लोगों ने वही किया। मैं 1982 की बात है, मैं एक हिंदुस्तान से बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और 2 महीने की छुट्टियों में दिल्ली आई थी। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि निज़ामुद्दीन बस्ती में एक छोटा सा सेंटर चलता है, क्या 2 महीने कुछ लड़कियों को वहाँ पे पढ़ा सकती हो? और मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, मेरे पास वक्त है। ये 44 साल पुरानी बात है। मैं निज़ामुद्दीन बस्ती में गई, एक छोटा सा सेंटर था, कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन थी जो चलाती थी, उसमें 6-7 ही लड़कियां थी। मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी उनसे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनसे मेरा झगड़ा हो गया। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि मैं उनको सिर्फ लिखना और पढ़ना सिखाऊं और उसके आगे कुछ भी ना सिखाऊं, बस इतना सिखा दीजिए कि चिट्ठी लिख पढ़ सकें, ताकि अगर ज़रूरत आए तो अपने माँ बाप को लेटर लिख सकें। मेरी जो स्टूडेंट्स थी 6, उनमें जिससे सबसे ज़्यादा मेरा लगाव भी हुआ, और मैं ये कहूँगी कि मैं अगर एक्टिविस्ट बनी तो उसी बच्ची की वजह से, वो 15 साल की लड़की थी, उसी ने मुझे एक्टिविस्ट बनाया। नहीं तो मैं शायद बाहर से पढ़ के आती, मास्टर्स ख़त्म करके आती और किसी स्कूल में टीचिंग कर रही होती। लेकिन मैं 8 साल उसी बस्ती में रही, सुबह से रात तक, और तकरीबन 400 लड़कियों को मैंने वहाँ पढ़ाया। मैं वापस नहीं गई। आई एम अ यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ और ये महसूस भी करती हूँ कि शायद अगर मैंने मास्टर्स किया होता तो मेरी कम से कम जो रिसर्च की, जो बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती। लेकिन मैंने जो कुछ सीखा है पिछले 40-44 साल में, वो बहुत ही हिंदुस्तान की बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन से जो कुछ सीखा है वो सीखा है। फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक कॉलम होता है एजुकेशन का, अगर आप मेरी फेसबुक देखेंगे तो उस पर यही लिखा होगा, हिंदुस्तान की गलियों और मोहल्लों से सीखा है मैंने जो भी सीखा है। ये जो 15 साल की लड़की थी, इसकी 12 साल में शादी कर दी गई थी और 15 साल में उसको तलाक हुई और उस वक्त उसके 2 बच्चे थे। जब मेरे 2 महीने पूरे होने को आए
तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि पहली बार जिंदगी में रोशनी देखी है और मुझे कुछ और भी सीखना है, मुझे सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं सीखना। Her eyes were so compelling that I couldn't decide to go back. I stayed on, and I'm thankful to her for those eyes, for उसमें जो पीड़ा थी, उसमें जो तकलीफ थी, उसमें जो उम्मीद थी। आज वो लड़की बहुत बड़ी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करती है। वो आज स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों को पढ़ाती है दिल्ली में और अब तक उसने सैकड़ों लड़कियां पढ़ा के बहुत आगे तक पहुंचा दी हैं। मेरा मानना है कि एजुकेशन का यही मकसद होता है कि हम हर वक्त सीखने को तैयार हों। जो कुछ मैंने उस बस्ती से सीखा शायद मैं अपनी कोर्स में नहीं सीख सकती थी, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची ने जो कुछ सहा, 12-13 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म देना, जो कुछ मैं जेंडर के बारे में सीख सकी, जो कुछ मैंने किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है औरतों का हमारे समाज में, किस तरह उनको लगातार उनका उत्पीड़न किया जाता है। मैं अगर आज हर वक्त जेंडर की लड़ाई लड़ती हूँ, अगर औरतों की लड़ाई लड़ती हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मुझे उस बच्ची ने सिखाया कि वो कितना ज़रूरी है। और मेरी सारी एजुकेशन उसके बाद इसी तरह लोगों से हुई। मैंने भी सीखा, मैंने भी कुछ सिखाया, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये जो कहानियाँ हैं बहुत ऑर्डिनरी लोगों की, वो हमारे दिल पे और दिमाग पे इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि उससे हम जो सीखते हैं वो शायद हम MSW की क्लासेस में शायद ना सीख सकें। आपको मैं 2-3 कहानियाँ और छोटी छोटी सुनाना चाहती हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है, मुझे बहुत सिखाया है और शायद आप सुने तो आपको भी अच्छी लगे। 2013 की बात है, मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे और हम लोग रिलीफ कैंप्स में अलग अलग जगह जा रहे थे। उस वक्त 7 औरतों का केस हमने कोर्ट में डाला था जिनके साथ गैंग रेप्स हुए थे। प्रेशर बहुत आया। 6 एक ही गांव की थी, उनका हस्बैंड ही उनका केस एक का लेके आया था और उसने पैसे खा लिए और वो 6 का केस खत्म हो गया। लेकिन ये एक इकलौती औरत जिसको धमकियां दी गई, जिसके हस्बैंड पे झूठे केसेस लगाए गए और जिसको बहुत लाखों रुपया ऑफर किया गया कि पैसा ले लो और ये केस विड्रॉ कर लो। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जिस लेवल का करप्शन है, किस तरह से लगातार सुबह से रात तक पैसा पैसा पैसे पे पूरा समाज चलने लगा है। उस सब के बीच में एक गरीब औरत जिसके पास बच्चों को खिलाने को पूरा पैसा नहीं था, she refused lakhs of rupees and she stood for her dignity, her integrity and she fought the case. जाहिर है कि बहुत सीनियर लॉयर ने उस केस को लड़ा था। बहुत बार हम लोग मुजफ्फरनगर गए उस केस के लिए, लेकिन वो केस जीती और आज वो लोग अरेस्टेड हैं। तो वो हिम्मत होना, हम सोचते हैं कि शायद पढ़े लिखे लोगों में ही ये सारी चीज़ें होती हैं या पढ़े लिखे लोगों की ही कोई इंटीग्रिटी होती है। एम आई रनिंग आउट ऑफ टाइम? एक और छोटी सी कहानी है। 2005 कश्मीर के बारे में, हालांकि मैं एक्टिविस्ट हूं और अब मैंने आपको बता ही दिया कि पिछले 44 साल से एक्टिविज्म में ही हूं, उसके बावजूद कश्मीर में कभी काम नहीं किया था। इसलिए आप अगर खुद ना गए हों तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं जो आपको मीडिया परोस रहा होता है और दिमाग में आपके ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप जा रहे होते हैं। 2005 में अर्थक्वेक आया, बहुत बुरा। एक इलाका है टंगधार, वहाँ जाने के लिए
10,000 फीट ऊंची साधना पीक को क्रॉस करना होता है। सारी सड़कें टूट गई थी, सब कुछ टूट गया था। हम लोग पहले दिल्ली से रिलीफ मटेरियल लेके गए एक बार, फिर दूसरी बार लेके गए, और तीसरी बार मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट्स साथ में गए थे। और उस वक्त हमने श्रीनगर से ही सामान खरीदा था। वहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि घर टूट चुके हैं, तो टीन की शीट्स खरीदी थी, ऐसे ही व्हाट्सएप पे, ईमेल पे पैसा जमा करके, डोनेशंस जमा कर करके खरीदा था। हम वहाँ पहुँचे, और जैसा कि आम अभी यहाँ पे काफ़ी रिलीफ का काम करने वाले साथी हैं तो वो जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता है आप रिलीफ का सामान लेके जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, लोगों को चाहिए होता है, वो बदहाली में होते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग कश्मीरी इंसान वो आके हमारे पास खड़े हुए, और उनसे शायद मेरे किसी साथी ने पूछा कि आपका घर में क्या है, आपको कितनी टीन की शीट्स चाहिए। उन्होंने कहा मैं शीट लेने नहीं आया, मैं तो आपको देख के हैरान हूँ, इतनी दूर रहते हैं आप सब लोग, ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स, आपने हमारे बारे में सोचा, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। एंड आई वॉज स्टन्ड, फ्रैंकली आई वॉज स्टन्ड। हमें ये लगता है कि हम शायद कोई किसी पे मेहरबानी करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से कश्मीर में मैं लगातार आज भी काम करती हूँ, 2005 से लेके आज तक। जितनी मोहब्बत कश्मीर ने दी है शायद कहीं और नहीं मिली। बाकी मैंने हिंदुस्तान में बहुत जगह काम किया है, गुजरात में 10 साल लगाए हैं, हरियाणा के मेवात इलाके में काम किया है, बिहार में काम किया है, कश्मीर में काम किया है, लेकिन कश्मीर में जो मोहब्बत है वो बिल्कुल अलग तरह की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझना शुरू करें। हमारी एजुकेशन का ये मतलब है कि वी शुड लर्न टू गो बियॉन्ड व्हाट आर द नरेटिव्स दैट आर बीइंग गिवन टू अस। हमको नरेटिव दिए जाते हैं इस देश के बारे में, हमारा देश इससे बहुत अलग है। हाँ, ज़रूर है कि हमें चारों तरफ परेशानियां दिखती हैं, लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, जब आप ज़मीन पे जाते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि ये मुल्क वो मुल्क नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि यही हमारी लिगेसी है, यही हमारी हेरिटेज है। और एजुकेशन का मतलब यही है कि हम अपनी दिमाग, अपने दिल खुले रखें, और जितना हो सके हम दूसरे लोगों को जो कुछ हमारे पास है उनसे बांटने की कोशिश करें और उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक तरफा मामला नहीं होता। जब आप ज़मीन पे जाते हैं तो कुछ आप सिखाते हैं, कुछ आप वहाँ से सीख के भी आते हैं। आखिरी कहानी सुना रही हूँ, गुजरात के दिनों की है, 2006 की बात है। डांग उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होती थी, इकोनॉमिकली, सोशली सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होती थी, और वहाँ पे कुछ क्रिश्चियंस के साथ इश्यूज चल रहे थे, कुछ हमले वगैरह भी हुए थे। तो हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग लेके गए थे। उस टाइम इरफान इंजीनियर मुझे याद है साथ थे, राम पुनियानी थे, कुछ और लोग थे, और हम लोग गांव-गांव जाके लोगों से बात कर रहे थे। तो एक आदिवासी, वहाँ 95% से ऊपर आदिवासी रहते हैं डांग में, एक गांव में एक झोपड़ी के बाहर में बैठी हुई थी ज़मीन पे और औरतों से बात कर रही थी। और उन औरतों में से जिसका घर था वहाँ पे, वो अंदर गई और मेरे लिए एक, मुझे बर्तन याद नहीं, किसी चीज़ में पानी लाई, गर्मी का भी दिन था, और मैंने वो पानी पिया, उसको शुक्रिया किया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकले। मेरे जो साथी थे, जो वहीं के एक्टिविस्ट थे, डांग में रहने वाले, उन्होंने मुझसे कहा आपने तो इस औरत का दिल जीत लिया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि इसने आपको पानी पिलाया है। मैंने कहा पानी पिलाना तो हिंदुस्तान में आप जहाँ भी जाएं पिलाया ही जाता है। बोले नहीं, आप नहीं समझ सकती, डांग में सबसे कीमती चीज़ पानी है। इतनी कमी है पानी की, इतनी कमी पानी की है, जब तक कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट या कोई बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट ना आए, तब तक यहाँ पे पानी नहीं पिलाया जाता है। वो मेरी खुशकिस्मती थी कि उस औरत ने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन शायद पहली बार मेरी समझ में आया कि मेरी माँ क्यों हमेशा कहती थी
कि पानी की एक एक बूंद को बर्बाद होने से रोकना ज़रूरी है। मेरी मदर पानी में जो बर्तन जिसमें धुलते थे उस पानी को जमा करती थी और उसको जाके बाहर मिट्टी में डालती थी कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, या पौधों में डालती थी। लेकिन उस गांव में, उस छोटे से डांग के गांव में एक आदिवासी औरत ने जो मुझे सिखाई पानी की कीमत, वो शायद मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसी बहरहाल बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं बात अपनी ख़त्म करूंगी ये कह के कि अगर हमारे नौजवानों को, हमारे स्टूडेंट्स को, अगर जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त ये बताया गया होता कि तुम्हारा मकसद ज़िंदगी में पैसा कमाना है, तो शायद ये मुल्क आज़ाद ना होता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे निकल के, अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के गांधी के साथ निकल गए थे, नेहरू के साथ निकल गए थे। मेरे अब्बा ने 4 साल अंग्रेज़ की जेल काटी, वो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और उनको ये कहा गया था कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है ताकि आप इस कॉलेज में बने रहें और यूनियन के लीडर बने रहें, ताकि यहाँ का जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है जो आज़ादी के साथ है वो ख़त्म ना होने पाए। मेरा मानना आज भी ये है कि एजुकेशन को अगर हम सिर्फ एक नौकरी पाने का ज़रिया समझेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल करेंगे। हमारी पीढ़ी के लोग 40, 45, 50 साल लड़ चुके इस मुल्क को बचाने के लिए। यहाँ की द आइडिया ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मेजर जनरल यशपाल बात कर रहे थे, एक ऐसा मुल्क जहाँ बराबरी हो, जहाँ मोहब्बत हो, उस मुल्क को बचाना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना भी हमारी पढ़ाई का, हमारी एजुकेशन का ही हिस्सा है। और जो नौजवान यहाँ बैठे हैं उनको इस मुल्क में अभी 50, 60, 70 साल आगे जीना है। मैं तो 68 साल की हूँ और 2-4 साल लड़ लूँगी, लेकिन आपसे उम्मीद करती हूँ कि एजुकेशन को सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं हासिल करेंगे, बल्कि इस मुल्क ने जो एक वक्त ख्वाब देखा था एक ऐसा समाज बनाने का जहाँ बराबरी हो, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ हर इंसान के पास डिग्निटी हो, उसको पूरा करने के लिए एजुकेशन हासिल कीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।